वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में, अर्थात आर्थिक भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक भूगोल जो कि BA द्वितीय वर्ष के प्रथम पेपर में अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र में पढ़ाया जाता है, उस आर्थिक भूगोल के जो है प्रथम अध्याय के बारे में, यूनिट 1 के अर्थात इकाई 1 अध्याय 1 के बारे में चर्चा करेंगे। विस्तृत फॉर्म में आपको चर्चा करने का प्रयास रहेगा। किसी भी टाइप का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इसको लेकर, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती हो, चाहे आपकी परीक्षा लिखित फॉर्म में होती हो, किसी भी प्रकार की आपकी परीक्षा हो, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में लाभान्वित हो सकेंगे। निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार के प्रश्न, चाहे अति लघु उत्तरीय हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय हो, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो और चाहे बहुविकल्पीय प्रश्न हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न आपसे कोई चाहे मौखिक रूप से पूछे चाहे लिखित रूप से पूछे, आप बताने के लिए सक्षम हो सकेंगे। तो इस प्रकार से मैं आज के वीडियो के अंतर्गत चैप्टर 1 समझाऊंगा, जिसके अंतर्गत परिभाषा होती है आर्थिक भूगोल की। आर्थिक भूगोल की परिभाषा के अंतर्गत हम उसकी परिभाषा देखेंगे, जो कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई है, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा कैसी कैसी परिभाषा दी गई हैं आर्थिक भूगोल की, उसको समझेंगे। आर्थिक भूगोल के अर्थ को जानेंगे, अर्थात कॉन्सेप्ट पूरा हम आर्थिक भूगोल का अर्थात इकोनॉमिक ज्योग्राफी का समझेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी को ही हिंदी में आर्थिक भूगोल कहा जाता है। और बात की जाए इसमें अर्थतंत्र जो जुड़ा हुआ होता है, एक आर्थिक शब्द जो है वो कहीं ना कहीं पे इसको एक प्रकार से बात की वित्तीय व्यवस्था से जोड़ता है। तो ऐसा भूगोल या फिर ऐसी जो है ऐसी विषय वस्तु, जिस विषय वस्तु के अंतर्गत, हालांकि ये भूगोल का ही एक पार्ट है और भूगोल में बात की जाए तो मानव भूगोल की शाखा का एक पार्ट है। आपको भूगोल में हमने बताया होगा, एक मिनट समझिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह BA द्वितीय वर्ष से संबंधित लेक्चर होगा। आर्थिक भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आर्थिक भूगोल आपके किसी भी, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर आर्थिक भूगोल BA थर्ड ईयर में होता है, बट लगभग बात की जाए 90% विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर जो है इसकी बात की जाए तो ये आपके सेकंड ईयर में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार जो है ये आर्थिक भूगोल है क्या। इसके बारे में थोड़ा सा चैप्टर 1 इसके बारे में, मतलब इसके विषय क्षेत्र के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यानी कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी और डेफिनेशंस ऑफ जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक। और नेचर इसलिए इसका हम नहीं देखेंगे, हालांकि नेचर इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, नेचर को लेकर के प्रश्न नहीं पूछा आता। नेचर जो होता है मूल विषय को लेकर के नेचर पूछा आता है, मतलब स्कोप जो पूछा जाएगा वो मूल विषय को, अर्थात भूगोल का नेचर पूछ सकता है आपसे, लेकिन आर्थिक भूगोल का नेचर नहीं पूछेगा, क्योंकि भूगोल में एक बार ऑलरेडी आप उसको डिस्कस कर चुके हैं कि उसका नेचर कैसा है। तो अब आर्थिक भूगोल जो कि भूगोल की एक शाखा है, भूगोल के दूसरे पक्ष अर्थात मानव भूगोल की एक शाखा है, तो उसमें आपसे नहीं पूछेगा। हालांकि यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि यह लेक्चर जो होगा, कौन कौन से विद्यार्थी भाई हमारे लाभान्वित हो सकेंगे, कौन कौन सी बहनें हमारी लाभान्वित हो सकेंगी। यहाँ पर देखेंगे, आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, देखेंगे BA सेकेंड ईयर दिखाई पड़ रहा है। BA सेकेंड ईयर के जितने भी अभ्यर्थी होंगे, विद्यार्थी होंगे, सबके लिए इम्पोर्टेंट है जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी बड़े ध्यान समझेंगे, बहुत ही कंसेप्चुअली सब्जेक्ट होता है जियोग्राफी, और विधिवत रूप से आपको एक मुद्दा समझ में आएगा, बस ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आपका साथ से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हो, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से। मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो जियोग्राफी अर्थात जिसको भूगोल कहते हैं, और इसका जो है बात की जाए तो पेपर वन, ठीक, जो सेमेस्टर हो लगभग तीसरा सेमेस्टर आपका पड़ेगा, और BA द्वितीय वर्ष का पेपर 1 लगभग, ठीक। तो आप ऐसे समझिए इसको, आर्थिक भूगोल पढ़ेगा कुल मिलाकर के। ये समझिए अब आर्थिक भूगोल आपके किस भी सेमेस्टर में हो, चाहे जिसमें हो, आप पढ़े लेंगे उसको। आर्थिक भूगोल अर्थात इकोनॉमिक ज्योग्राफी, अंग्रेजी में लिख देता हूँ इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, ठीक, जिसको क्या कहते हैं आर्थिक भूगोल, ठीक, भूगोल। अब आर्थिक भूगोल के बारे में हमको पढ़ना है। आर्थिक भूगोल चूंकि दो शब्दों से मिलकर के बना, एक तो आर्थिक है और एक भूगोल, मतलब ऐसा भूगोल जो कि अर्थतंत्र से संबंध रखता हो। अब अर्थतंत्र क्या है, इसी को हम डिफाइन करेंगे अभी। सबसे पहले आप समझिए कि जो आर्थिक भूगोल होता है, एक पॉइंट बना करके आप लिखेंगे, एक पॉइंट बना करके आप सभी लोग लिख लीजिएगा। यहीं पर सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि आर्थिक भूगोल जो है, लिखिएगा सभी लोग, लिखिएगा इसको कि आर्थिक भूगोल जो है, आर्थिक भूगोल जो मानव भूगोल होता है उसकी एक शाखा होती है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है, ठीक। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव वालों ध्यान रखिएगा। और जब कभी लिखित वालों आपसे आप भी प्रश्न पूछेगा तो उसमें इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर बात की इंपॉर्टेंट क्यों होगा,
चूँकि एग्जाम से प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है, अगर लिखित में प्रश्न आप इसको कोई प्रश्न पूछा गया उसमें आप लिखेंगे आर्थिक भूगोल की परिभाषा को लेकर के अगर प्रश्न पूछा गया तो आप सीधे लिखेंगे कि आर्थिक भूगोल जो कि मानव भूगोल की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम इन मतलब कि पृथ्वी के भूजनित जो अवस्थाएं होती हैं, जो एक प्रकार से समानता और असमानता होती है उत्पादन के साधनों में, वितरण के साधनों में, या फिर यातायात में, या प्रसंचरण में, कृषि में, या फिर अन्य साधनों में, जिस प्रकार से पृथ्वी पर जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नियमावलियों के अनुसार अलग अलग तरीके से उत्पादन होता है, वितरण होता है, इसी सब का अध्ययन करता है आर्थिक भूगोल। हालांकि अभी विद्वानों के अनुसार समझेंगे, उसके बाद में अपनी एक परिभाषा बनाएंगे, तब आपको विधिवत रूप से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हालांकि सबसे पहले मुद्दा आप क्या लिखेंगे कि आर्थिक भूगोल जो होता है मानव भूगोल की एक शाखा है। क्या? मानव भूगोल की ही एक शाखा है। मानव भूगोल की ही एक शाखा है। क्या है? एक शाखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शब्द है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, शाखा है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, 1 मिनट में एक फिगर बना देता हूँ, आपने भूगोल पढ़ा होगा। तो भूगोल जो होता है इसको हमने बताया था कि भू प्लस गोल यानी संस्कृत के 2 धातुओं से मिलकर के बना है। एक तो भू मतलब होता है भूमि, भू मतलब होता है भूमि, और एक गोल मतलब होता है गोलाकार, अर्थात गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करना ही, गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। जियोग्राफी का आपने शब्द अर्थ समझा होगा, जियोग्राफी 1 मिनट में समझिए, क्योंकि एग्जाम्स में प्रश्न कुछ भी पूछा, जियो प्लस ग्राफिया, जियो प्लस ग्राफिया 2 शब्दों से मिलकर के बना है भूगोल, मतलब जियोग्राफी, जिसका मतलब क्या होता है? जियो मतलब होता है पृथ्वी, जियो मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और बात की जाए ग्राफिया मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। क्या मतलब होता है? डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ओके, डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? वर्णन करना, ठीक, अर्थात जिस ऐसा विषय वस्तु जिसमें पृथ्वी का वर्णन करे वही क्या होता है? जियोग्राफी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जियोग्राफी शब्द का मतलब क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना, और पृथ्वी पर जो कि अर्थतंत्र से संबंधित मुद्दे होते हैं उनको हम देखेंगे, जो कि जियोग्राफी के अंतर्गत, जैसे कृषि वाला पूरा मुद्दा हो गया आपका, बात की जाए कोई परिवहन हो गया, कोई संचार की सुविधा हो गई जो कि जियोग्राफी मदद करती है, कोई उद्योग धंधे हो गए, या फिर अन्य प्रकार की चीज़ें जो कि एक प्रकार से वितरण उत्पादन, ऐसी प्रणालियाँ जो कि अर्थतंत्र से संबंध रखती हैं, जो कि रुपये पैसे मामले से संबंध रखती हैं, उनको हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर आपको इतनी चीज़ें समझ में आई कि जो भूगोल होता है वह ये चीज़ें होती है। अब एक मिनट जो मैं बताने का पर्पज़ था वो आपको अभी नहीं बताया हूँ, ये थोड़ी सी बातें थी जो कि एक प्रकार से जाननी अति आवश्यक है आपको। 1 मिनट में से थोड़ी सी बातें और जान लीजिए आप, उसके बाद परिभाषाओं की तरफ बढ़ते हैं। भूगोल जो होता है इसको बात की जाए तो इसके 2 पार्ट बात करते हैं। एक द्वैतवाद भूगोल में चलता है। आप जो है जब 3rd ईयर में पहुंचेंगे तो जब आप पढ़ेंगे जो है फंडामेंटल ऑफ जियोग्राफी, मतलब कि लगभग जो है फाउंडेशन जो है जियोग्राफी का पढ़ेंगे, मतलब उसमें आप जो है जियोग्राफिकल थॉट्स नाम से एक पेपर होता है BA 3rd ईयर में, जब उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मुद्दे मिलेंगे। हालांकि मैं आपको यही बता दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में जो है दिक्कत ना हो। भूगोल जो होता है इसकी 2 पार्ट होते हैं। इसमें एक जो है शब्द चलता है द्वैतवाद, मतलब कि डोइज्म जो होता है इसको कहते हैं अंग्रेजी में द्वैतवाद। द्वैतवाद मतलब होता है कि 2 विचारधाराएं भूगोल में चलती हैं, मतलब ये मान्य विचारधारा नहीं है, विद्वानों ने इसको नकार दिया है, फिर भी हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि द्वैतवाद को लेकर के एग्जाम से प्रश्न बने हैं BA 3rd ईयर में। बट आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एग्जामिनर की निगाह में आपको इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा और इन बातों को ध्यान रखना भी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे द्वैतवाद। अब इसमें भूगोल में द्वैतवाद की भावना 2-3 प्रकारों से चलती है, उनमें से एक प्रकार आप समझिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो होता है आपका यहाँ पर जो है आप पढ़ चुके हैं, मतलब 1st ईयर में ही एक पढ़ चुके हैं भौतिक भूगोल। क्या पढ़ चुके हैं? भौतिक भूगोल। और दूसरा आपने क्या पढ़ा है? मानव भूगोल। क्या पढ़ा है? मानव भूगोल पढ़ा है। तो ये 2 ही एक प्रकार से जो है प्रकार से बात की जाए भूगोल के 2 पार्ट होते हैं। तो भूगोल जो होता है इनकी कितनी शाखाएं होती हैं? मुख्य रूप से 2 शाखाएं, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में आपने बहुत सारे, जैसे जलवायु भूगोल हो गया, क्या हो गया? जलवायु भूगोल हो गया आपका, या इसी प्रकार से और आप देखेंगे कि जो है बात की जाए मौसम जो है विज्ञान हो गया, मौसम भूगोल हो गया आपका, या इसी प्रकार से खगोल एक प्रकार से शास्त्र हो गया आपका, इसी प्रकार से अन्य जो कि वैज्ञानिक। तो इसमें जितने भी आपके विषय आएंगे वो क्या किस पर आधारित होंगे? वैज्ञानिकता पर आधारित होंगे। वैज्ञानिकता मतलब वैज्ञानिक जो होंगे, ठीक, और इसमें जो होंगे वो मानवीय होंगे, ठीक है, इसमें मानवीय होंगे। अब इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे कि आपका जो आर्थिक भूगोल है ना, जो आपका आर्थिक भूगोल है ये चूँकि मानव से संबंधित है डायरेक्टली,
अर्थतंत्र जो होता है, अर्थशास्त्र, वो डायरेक्टली मानव से संबंध होता है। मनुष्य के किसी न किसी क्षेत्र की एक प्रकार से जो अर्थ होता है, जो कि जीवन का परम एवं चरम लक्ष्य भी, परम चरम लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी परम चरम लक्ष्य यानी मोक्ष को प्राप्त करने हेतु अर्थ की आवश्यकता होती है। पुरुषार्थ का एक अंग होता है अर्थ, और उसी अर्थ के बारे में जो यानी कि रुपए पैसे इकट्ठा करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, फाइनेंस वगैरह, तो वो चीज़ें यहाँ पर देखनी होती। तो ये आर्थिक चीज़ें, चूँकि आर्थिक क्रियाएँ जो होती हैं वो डायरेक्टली किससे संबंधित होती हैं, मानव से संबंधित रहती हैं। इसीलिए जो आप पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक भूगोल, ये मानव भूगोल की ही एक शाखा है। तो ये क्या है, मानव भूगोल की एक शाखा है। इसमें और भी तमाम सारे, जैसे कृषि वगैरह हो गई, कृषि, अब ये देखिए कृषि वगैरह जो कृषि भूगोल, या फिर बात की जाए मृदा भूगोल, ठीक, मृदा भूगोल हो गया, या इसी प्रकार से जो है यातायात के बारे में, यातायात के बारे में, ठीक, यातायात हो गया, संचार हो गया। अब संचार ये सब पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है आर्थिक पक्ष में और भी तमाम सारे, यानी कि आप देखेंगे वितरण कहीं पर हो रहा है, कोई चीज़ वितरण हो गया, या फिर इसी प्रकार से वितरण के साथ साथ कोई उत्पादन हो रहा है, क्या उत्पादन हो रहा है, उत्पादन, ठीक, उत्पादन का साधन हो गया कोई, या फिर कोई खनन हो रहा है, क्या खनन वगैरह हो गया, ठीक। इसी प्रकार से और दुग्ध पालन हो गया, ठीक, दुग्ध पालन हो गया, कृषि हमने आपको बता ही दिया, कृषि में ही वैसे दुग्ध वगैरह आ जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये किससे संबंधित है, अर्थतंत्र से, जो कि भौगोलिक विचारधारा में होती हैं। अब कहीं पर कृषि जो होती है अधिक मात्रा में होती है, वहाँ का आर्थिक प्रवेश थोड़ा सा ऊंचा होगा, कहीं पर कृषि कम मात्रा में होती, वहाँ पर उसका आर्थिक प्रवेश थोड़ा छोटा होगा। हो सकता है ऐसी बात एक मुद्दे के लिए मान सकते हैं, लेकिन हो सकता है जिस किसी क्षेत्र में जहाँ पर कृषि होती है वहाँ का आर्थिक जो है क्षेत्र पिछड़ा हुआ हो, चूँकि उसकी अपेक्षा में जो अन्य वाला जो है क्षेत्र है वहाँ पर जो है बात की जाए, वहाँ पर खाने बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हीरे सोने निकल रहे हैं, कहीं पर पेट्रोलियम निकल रहे हैं, कहीं पर बात की जाए अभ्रक की उत्पत्ति हो रही है, तो कहीं पर चाय उगाई जा रही है, कहीं पर बात की जाए गन्ना की खेती अधिक होती है, तो कहीं पर गेहूं होता है। इसी प्रकार से अलग अलग फसलों का उत्पादन अलग अलग स्थानों पर होता है। हो सकता है कि कोई किसी क्षेत्रों में खेती की प्रधानता हो, और किसी क्षेत्रों में बात की जाए कि यातायात के साधनों की प्रधानता हो, किसी में संचार के साधन टेक्नोलॉजी में उसका विस्तार हो, और किसी में बात की जाए किसी के गांव के लोग या फिर किसी समाज के लोग या किसी भी क्षेत्र के लोग हो सकता है सरकारी सर्विस करते हो, वो किसानी ना करते हो, खेती ना करते हो। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के जो परिवेश होते हैं, उन्हीं परिवेशों का अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल कहलाता है। ये आर्थिक भूगोल का अर्थ है। आर्थिक मतलब होता है अर्थतंत्र, भूगोल का मतलब होता है जो कि हमने आपको बताया कि गोलाकार जो पृथ्वी है उसका एक शाखा के रूप में जो मानव भूगोल है उसकी, अब चूंकि मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं आती हैं, चूंकि आर्थिक क्रियाएं मानवीय क्रियाएं हैं, इसीलिए उन मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल कहलाता है। तो ऐसा भूगोल जो कि मानव की क्रिया जो कि आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उन आर्थिक क्रियाओं से संबंध रखता है, उसको हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। और आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि करना, मृदा, यातायात, दुग्ध उत्पादन, संचार, वितरण, उत्पादन, या इसी प्रकार से अन्य साधन। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी विद्वानों के अनुसार परिभाषाओं को देखते हैं, उसके बाद में आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए चर्चा करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा। तो यही जो है हमने बताया कि जो मानव भूगोल है, इसके और शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की अलग शाखाएं, इसको लेकर के प्रॉपर्ली वीडियो हमने बना भी रखी है। हालांकि जल्द ही थर्ड ईयर की जब आप पहुंचेंगे तो उसमें विस्तृत फॉर्म में जानकारी मिल जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट यहाँ के लिए नहीं, लेकिन हाँ जो मुद्दे हमने आपको बताए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे एग्जाम से लिखते हैं तो आपको नंबर जनरली अच्छे खासे मात्रा में मिलेंगे। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो है अगले मुद्दे। आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा, उसके बाद में अगले प्रारंभ करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान हैं, जिनके अनुसार मैं परिभाषाओं को आपके स्क्रीन पर विजुअल कर पा रहा हूं, आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा। थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अगर क्वालिटी में दिखने का प्रयास, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा अच्छा दिखे आपको। हाँ, अब थोड़ा सा क्लियर और आपको दिख रहा होगा। तो अब हम इन परिभाषाओं पर थोड़ा सा अपना नज़र डालते हैं और इन परिभाषाओं को एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करते हुए समझते हैं, ताकि आपके परिभाषाएं समझ में आ जाए, रटने की आवश्यकता ना पड़े। इनमें से 2 परिभाषाओं को आप लोग याद कर लीजिएगा। पहली परिभाषा छोटी है, दूसरी भी छोटी है, और दोनों याद भी हो जाएंगी आपको। ठीक, बस ये लंबी थोड़ी सी परिभाषा है, लेकिन हाँ ये भी सहज है। जो भी आप ध्यान रखना चाहें तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। 3 परिभाषा आपकी मोस्ट है, बहुत है। ठीक,
और ध्यान रखेंगे ये इतनी परिभाषा अगर आपके याद है तो आपको यह प्रश्न अगर लिख देंगे इस प्रश्न का उत्तर, तो आपको एक प्रकार से एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। यह बात ध्यान रखेंगे, बस इस पर आपको ध्यान देना है। आइए समझते मेरे भाई, अब बड़े ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और समझेंगे एक एक मुद्दे को। आप लोग जो है एक प्रकार से वीडियो को स्किप मत करिएगा, जितने भी लोग जुड़े हुए हो सभी लोग बने रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए जो भी नए व्यक्ति जुड़ रहे हैं। ठीक, पहले व्यक्ति कौन है भाई? आर ई मर्फी। आर ई मर्फी एक भूगोलवेत्ता है जो कि आर्थिक भूगोलवेत्ता की श्रेणी में आते हैं। इन्होंने जो है भूगोल की यानी आर्थिक भूगोल की परिभाषा को देते हुए बड़ी ही सावधानी बरती और कहा, क्या कहा कि आर्थिक भूगोल जो होता है, आर्थिक भूगोल मनुष्य के, किसके? सबसे पहले समझिए मनुष्य के। चूंकि मैं बात कर रहा हूँ यह भूगोल जो होता है यह मानव भूगोल का एक पार्ट है। अब यहाँ पर आप समझिए यह बात, चूंकि हमने आपको पहले इसीलिए बता दी क्योंकि यहाँ पर मानव आ गया, तो मानव के क्रियाकलापों से ही संबंध रखता है मानव भूगोल, इसीलिए इसको हमने पहले ही आपको समझा दिया। ठीक, तो आपको पता चल रहा होगा कि हमने आपको ये चीज़ें पहले क्यों बताई। ठीक, आइए देखते हैं। तो आर्थिक भूगोल मानव के, मानव मतलब मनुष्य के जीविकोपार्जन, जीविको मतलब होता है जीने के लिए, पार्जन मतलब होता है एक प्रकार से जीवन जीने के लिए। जीविकोपार्जन मतलब होता है जीवन जीने के लिए, या फिर जीवन जीने की जो एक प्रकार से बात की जाए, जीवन जीना जिसको कहते हैं कि अगर आपको जीवन जीना है तो कैसे जीएंगे, तो जीविकोपार्जन मतलब जीवन चलाने के लिए या फिर जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो जीविकोपार्जन का ये मतलब होता है। जीविकोपार्जन की विधियों में क्या? आर्थिक भूगोल मनुष्य के, सबसे पहले मनुष्य के जीविका यानी मनुष्य को जिंदा रहने के लिए, मनुष्य के जीवन को बरकरार बनाए रखने के लिए उसकी जो विधियां होती हैं, अब मनुष्य का जीवन कैसे ठीक ठाक बना रहे, कैसे उसकी जो है तमाम सारे जो उपयोगी चीज़ें हैं, चूँकि मनुष्य जो होता है अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है, और उन अनंत इच्छाओं की जो पूर्ति होती है वह अर्थ से होती है, वह इकोनॉमी से होती है, वह पैसों से होती है, रुपयों से होती है, चूँकि भौतिकवादी समाज है। और इस भौतिकवादी समाज में बात की जाए तो कहीं ना कहीं पे आपको जीविकोपार्जन के लिए अर्थतंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, तो यह बात ध्यान रखेंगे। तो आर्थिक भूगोल जो होता है मनुष्य के अर्थात आदमियों के जीवन जीने की जो तमाम सारी विधियां होती है, हो सकता है कि कोई 2 रोटी खाता हो सुबह उठ कर चाय के साथ, कोई ब्रेड से खाता हो चाय, कोई हो सकता है नमकीन भी साथ में ले लेता हो, या हो सकता है कोई पराठे के साथ खाता हो। तो अलग अलग लोग जो होते हैं अलग अलग तरीके से अपने जीवन जीने के यानी जितना उनके पास है। अब मान लेते हैं किसी के पास बजट ज़्यादा तो अच्छा तरीके से खाएगा, फल वल भी मंगवा लेगा सुबह, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं खा पाएगा बेचारा, हो सकता है सुबह का नाश्ता भी नहीं मिले, चाय भी ना बनती हो उसके यहाँ। तो कई प्रकार के जीविकोपार्जन होते हैं, तो कई प्रकार की जो विधियाँ होती हैं अलग अलग प्रकार की। तो मनुष्य के जीविकोपार्जन की जो तमाम सारी विधियाँ होती हैं उन्हीं विधियों में से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता और विषमता का अध्ययन करता है भूगोल। हमने बताया कि जो मनुष्य के जीवन जीने के लिए हो सकता है कि किसी क्षेत्र का व्यक्ति वो जो है किसी दूसरे चीज़ को करके, मतलब हो सकता है कोई व्यक्ति पढ़ा करके पैसे जो है प्राप्त कर ले रहा है, कोई खेती करके प्राप्त कर रहा है, कोई डॉक्टरी करके, कोई मोचीगिरी कर रहा है, कोई एक प्रकार से बाल काट रहा है किसी के, और हो सकता है कोई व्यक्ति क्या कर रहा हो, कुम्हार हो, यानी इस समय दीपावली आ रही तो कुम्हार का कार्य कर रहा हो। तो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में अलग अलग अर्थतंत्र के माध्यम से अलग अलग लोग अपना अलग अलग विधि से अलग अलग तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, और यही जो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के जीवन यापन कर रहे हैं, इन्हीं का अध्ययन करता है भूगोल। भूगोल बोल दिया, इसी का अध्ययन करता है आर्थिक भूगोल। आपका यही बात समझाना चाह रहे हैं आर ई मर्फी। ठीक, तो इतनी बातें हैं, तो आपको समझ में आ गई बातें। अब हो सकता है ये अपनी परिभाषा आप बाद में बना सकते हैं, बट अभी विद्वानों के अनुसार समझिए, और विद्वानों को 3 विद्वानों के अनुसार आप समझ लेंगे। उसके बाद में एक अपनी परिभाषा आप लिखिएगा कि इन तीनों विद्वानों को या फिर विद्वानों को पढ़ने के बाद में जो है हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम इस प्रकार की मतलब आर्थिक भूगोल की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं। बस इतना लिख दीजिएगा, एग्जाम्स में मोस्ट हो जाएगा। तो कॉपी में ये सब जरूर लिखेंगे, और जो भी व्यक्ति हमारे से वीडियो को देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस वीडियो की जो बातें बताई जा रही है इसको नोट डाउन करें और अपना नोट्स बनाएं, और इसका नोट्स बना करके आप जब एग्जाम समय आए तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि यह प्रश्न मैं बता दूं, गारंटी लेता हूं 100% की कि एग्जाम्स में आर्थिक भूगोल अगर आप पढ़ते हैं तो एक प्रश्न यहाँ से दीर्घ उत्तरीय का,
एक प्रश्न आर्थिक भूगोल को लेकर के दीर्घ उत्तरीय में आएगा तो आएगा, ये बात कोई मना नहीं कर सकता। तो एक प्रश्न यहाँ से आएगा, तो यह वीडियो आपके लिए एक प्रकार से बात की है 10 से 15 नंबर आपको दिलवा सकती है। यह वीडियो, मात्र एक वीडियो 10 से 15 नंबर आपको दीर्घ उत्तरीय वालों दिलवा सकती है। और बात की जाए ऑब्जेक्टिव वालों तो लगभग 5 से 10 प्रश्न यहाँ से एग्जाम से में ऑब्जेक्टिव से पूछे जाएंगे इन्हीं को लेकर के। आर मर्फी की परिभाषा कौन है, CF जोन्स ने क्या कहा है, या अलेक्जेंडर की परिभाषा दे करके, और ऑप्शन में जो है भूगोलवेत्ताओं के 4-6 नाम दे देगा और उनमें से छांटना रहेगा। तो आपको बड़ी ही ध्यानपूर्वक समझना है मुद्दों को, ठीक। आइए बात कर लेते हैं। तो इतनी बात समझ में आई कि आर्थिक भूगोल मनुष्य के जो जीविकोपार्जन की जो विधियां होती हैं, विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो समानताएं मिलती हैं, अर्थात कहीं पर आप देखेंगे समानता मिलेगी, हो सकता है जो व्यक्ति जो है मैं पढ़ा रहा हूँ हो सकता है वही, या फिर पढ़ाने की बात ही छोड़ दीजिए, कहीं पर आप देख रहे हैं खेती हो रही तो हो सकता है किसी और क्षेत्र में भी खेती हो रही है, उस पर भी जीवन यापन हो रहा, लेकिन उनमें खेती में हो सकता है विषमता हो सकता है समानता हो। तो समानता और विषमता जो होती है ये क्षेत्र में जो अर्थतंत्र से जुड़ी हुई है उसी का अध्ययन करता है आर्थिक भूगोल, ठीक। ये आर मर्फी की परिभाषा, सिंपल सी परिभाषा, इसमें कोई आपका रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी ही सिंपल परिभाषा है। आगे परिभाषा CF जोन्स महोदय की। CF जोन्स महोदय बड़े ही अच्छे भूगोलवेत्ता रहे हैं आर्थिक तरीके से। इन्होंने आर्थिक भूगोल की परिभाषा देते हुए बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा दी, और मोस्ट है इनकी परिभाषा भी। इन्होंने क्या कहा कि आर्थिक भूगोल जो होता है उत्पादक व्यवसायों का अध्ययन करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ऑब्जेक्टिव वालों एग्जाम से आपसे प्रश्न पूछा क्या जा सकता है कि आर्थिक भूगोल उत्पादक व्यवसायों का अध्ययन करती है, या कथन किसका है। तो सीधा सीधा क्या बताएंगे, CF जोन्स। ओके, क्या बताएंगे, CF जोन्स महोदय। ओके, तो आर्थिक भूगोल जो होता है उत्पादक व्यवसायों का क्या करता है, अध्ययन करता है। सबसे पहले उत्पादक व्यवसाय कौन से होते हैं, अर्थात ऐसे व्यवसाय जो कि उत्पादित किए जाते हैं, और उत्पादन जो होता है आप तमाम सारी चीज़ें उत्पादन करते हैं। जैसे कृषि भी एक प्रकार से उत्पादन ही किया जाता है, कृषि का भी मतलब जो फसल होती है उसका उत्पादन ही किया जाता है कृषि में। तो और कृषि के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन भी आ जाता है, उसका भी आप उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार से आप देखते हैं कोई लोहा निकालना हुआ, टीना निकालना हुआ, अभ्रक, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, आर्गन, तमाम प्रकार के जो तत्व होते हैं उन तत्वों को निकालने के लिए जो होता है उत्पादन का ही सहारा लेना है। तो यानी जो उत्पादन होता है और उत्पादन से जो हमको वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उन वस्तुओं का जब हम व्यवसाय करते हैं, उन वस्तुओं का जब हम व्यवसाय करते हैं और आर्थिक दृष्टि से व्यवसाय करते हैं, पैसे प्राप्त करने के लिए व्यवसाय करते हैं, या फिर हम एक वस्तु उनको दें उसके बदले में हमको कोई दूसरी वस्तु प्राप्त हो रही है, इस प्रकार से इस दृष्टि से हम उसका व्यापार कर रहे हैं। तो आर्थिक भूगोल जो होता है उत्पादक मतलब हमने बताया जो उत्पादन की गई वस्तु है उसको हम उत्पादक कहते हैं। तो उत्पादक जो वस्तु होती है उन वस्तुओं का व्यवसाय अगर हम करें आर्थिक दृष्टि से तो उसका अध्ययन करता है। सीधा सा बात इन्होंने एक लाइन में बताई CF जोन्स ने कि वही होता है आर्थिक भूगोल। आगे कहते हैं कि कुछ प्रदेश विशेष में मतलब कुछ विशेष प्रदेश ऐसे होते हैं जहाँ पर विविध वस्तुओं की, विविध मतलब जो तमाम प्रकार की, हमने अभी भी तमाम सारे नाम आपको गिनाए होंगे, अलग अलग प्रकार की जो धातुएं, अलग अलग प्रकार की कृषि या कई प्रकार की, तो विविध जो वस्तुएं होती हैं, कुछ प्रदेश विशेष विविध वस्तुओं के उत्पादक मतलब कि कुछ जो विशेष प्रदेश होते हैं, कहीं पर हो सकता है मान लेते हैं कि कुर्ग पे काफ़ी होता है, कुर्ग में काफ़ी होता है, मान लेते हैं केरल में मसाले जो है एक विशेष है कि हाँ केरल में मसाले होते हैं। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की बात किए तो यहाँ पर चीनी फेमस है, आपकी कानपुर में मान लेते हैं कि चमड़ा उद्योग फेमस है, ठीक। अब तो खैर उन्नाव में हट करके चला गया। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़, लखनऊ में आप देखेंगे कढ़ाई फेमस है, ठीक है, कि हाँ कढ़ाई अच्छे तरीके से वहाँ पर की जाती है। तो अलग अलग स्थान जो होते हैं अलग अलग उत्पादक व्यवसायों के लिए फेमस होते हैं, अलग अलग स्थान अलग अलग उत्पादक व्यवसायों के लिए फेमस होते हैं। तो वही कह रहा है कुछ विशेष जो स्थान होते हैं, कुछ प्रदेश विशेष विविध वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में क्यों अग्रणी हैं उसके लिए फेमस होते हैं। तो कुछ मतलब जो अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन कहीं पर अधिक मात्रा में हो रहा है, किसी स्थान पर हो सकता है उत्पादन अधिक मात्रा में होगा, और जहाँ पर किसी वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में होगा, जहाँ पर कोई वस्तु मान लेते हैं मार्कर जो है गोंडा में मेरे जो है क्षेत्र में अधिक मात्रा में मार्कर बनाए जा रहे हैं। अब गोंडा में चूंकि मार्कर का उत्पादन अधिक मात्रा में है, अब इस मार्कर का जो उत्पादन गोंडा में अधिक है तो बगल के जो है जिले में मान लेते हैं फैजाबाद में या फिर जो अयोध्या हो गया आज का, तो अयोध्या में ये इस मार्कर की जो है एक प्रकार से सप्लाई हम कहाँ से करेंगे, गोंडा से। तो जहाँ पर उत्पादन अधिक होगा वहाँ से क्या होगा, निर्यात होगा। जहाँ उत्पादन अधिक होगा वहाँ से क्या होगा, निर्यात होगा। जहाँ पर उत्पादन की मात्रा में कमी आएगी वहाँ पर क्या होगा,
वहाँ पर आयात करना पड़ेगा। और सिंपल सी बात है, जहाँ पर उत्पादन एक प्रकार से अधिक मात्रा में हो रहा है और उसका उपयोग भी ठीक ठाक मात्रा में हो रहा है, जैसे भारत जो होता है वह उत्पादन में भी ठीक ठाक मात्रा में है, उत्पादित भी जो है वस्तुओं को अच्छी खासी मात्रा में करता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि जनघनत्व तो है, जनसंख्या अधिक है, इसके लिए जो है उपभोग भी कर रहा है, तो उत्पादन के साधन भी यहाँ पर ठीक है और उपभोग भी बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। और जब ऐसी स्थिति में तो हमको कहीं कहीं कोई चीज़ें निर्यात मतलब कि जो है आयात भी करनी पड़ती, क्योंकि हमारे यहाँ पर उपभोग ज़्यादा हो रहा है। तो उपभोग जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर निर्यात की संभावना बढ़ जाती है, या भी आप बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम ऑब्जेक्टिव में कभी कभी बजा सकते हैं, तो उसके लिए आप मतलब फंसा सकते हैं। बझाना तो एक प्रकार से अवधि शब्दावली है। तो विशेष विविध वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में क्यों अग्रणी है, मतलब कुछ क्षेत्र जो होते हैं किसी वस्तुओं के उत्पादन, जैसे भारत जो है अभ्रक के उत्पादन में जो है अधिक मात्रा में नंबर 1 पर है, दुनिया में अभ्रक उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है। तो वह उत्पादन में नंबर 1 पर क्यों है, और चूंकि नंबर 1 पर उत्पादन में तो इसलिए वह निर्यात करेगा, तो निर्यात में नंबर 1 पर क्यों अग्रणी क्यों है, तथा क्यों कुछ दूसरे प्रदेश जो होते हैं इन वस्तुओं के आयात में और उपभोग में अग्रणी है। तो कुछ ऐसे प्रदेश यानी जो अभ्रक होता है, मान लेते हैं भारत में अभ्रक अधिक मात्रा में हुआ और निर्यात में भी चूँकि अधिक मात्रा में करेगा। मान लेते हैं बगल का कोई देश है, मान लेते हैं अमेरिका, मतलब अमेरिका मान लेते हैं, अमेरिका में अभ्रक नहीं होता, अमेरिका में चूँकि अभ्रक नहीं होता लेकिन अभ्रक का उपयोग है, उपयोग में वह अग्रणी है अमेरिका, जो क्या करेगा वह भारत से मंगाएगा, तो आयात में वो क्या होगा, अग्रणी होगा। अब इसी प्रक्रिया का अध्ययन कौन करेगा, आर्थिक भूगोल करेगा। मतलब कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है किसी चीज़ की अधिकता होती है और कहीं पर जो होती है, और जहाँ पर अधिकता होगी वहाँ से निर्यात किया जाएगा, और जहाँ कहीं कोई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर उसका उपभोग ज़्यादा किया जाता है। मतलब कि ऐसे मान लेते हैं चाइना में मोबाइल बनती ज़्यादा है, उपभोग करने वाले सबसे ज़्यादा कहाँ पर, इंडिया में है, तो क्या होगा, इंडिया वाले उसको क्या करेंगे, आयात करेंगे यानी खरीदेंगे, और वहाँ पर चाइना वाले क्या करेंगे, उसको बनाएंगे, और वहाँ पर उपभोग भी है लेकिन वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक प्रकार से फंडा उसका ज़्यादा है, तो बनाता ज़्यादा वो है चाइना, और बेचेगा कहाँ पर, भारत में बेचेगा, ठीक। तो सेम ही फंडा इन जो प्रक्रिया होती है यानी कि जो खरीदने बेचने की और या फिर जो बनाने की, इन्हीं सब का अध्ययन करता है आर्थिक भूगोल। ये CF जोन्स से ही समझाना चाह रहे हैं, यानी कि उत्पादक जो व्यवसाय होते हैं, सिंपल सा एक भाषा में समझो, आर्थिक भूगोल उत्पादक व्यवसायों का अध्ययन करती है। बस ये परिभाषा अगर आपने इसकी CF जोन्स की याद रखी तो आप एग्जाम से लिख देंगे कि आर्थिक भूगोल उत्पादक व्यवसायों का अध्ययन करती है, यह बात CF जोन्स ने कही है, तो आपको नंबर फुल मिलेगा। अगर आपको यह पता डिस्क्रिप्टिव तरीके से कुछ ऐसे प्रदेश अपने हिसाब से बनाइए कि जो है CF जोन्स कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो है कुछ मतलब जो है आगे सबसे पहले परिभाषा हमने क्या बताई थी आपको कि आर्थिक भूगोल उत्पादक व्यवसायों का अध्ययन करती है। आर्थिक भूगोल आप लिखेंगे कि आर्थिक भूगोल उत्पादक व्यवसायों का अध्ययन करती है। आगे आप लिखेंगे कि जिसके तहत, या फिर इसमें उन्होंने आगे कहा, मतलब परिभाषा देते हुए जो है CF जोन्स महोदय आगे कहते हैं कि कुछ ऐसे विशेष प्रदेश होते हैं जहाँ पर कोई चीज़ अधिक मात्रा में उत्पादन उसका होता है, और चूँकि वहाँ पर अधिक मात्रा में उत्पादन होता है इसीलिए वहाँ से निर्यात की संभावना बढ़ती है, दूसरे स्थान पर हम उसको बेच सकते हैं। तो एक प्रकार से ये हो गया। और आगे आप बता सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ पर जो है होता है जो है क्या होता है, उत्पादन के साधनों में कमी होती है, मतलब उत्पादन वो चीज़ें नहीं होती हैं और उसके उपभोग में वो अग्रणी होती हैं, इसलिए उनको खरीदना पड़ता है, ठीक। क्या, तो ये बातें किसने बताई, CF जोन्स ने बताई। तो ये दूसरी परिभाषा हो गई। परिभाषा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी समझ में परिभाषा आ गई तो पूरा का पूरा समझ लीजिए, आर्थिक तंत्र आपकी समझ में आ जाएगा। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, यह बात ध्यान रखेंगे। 2 चीज़ें हो गई आपकी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा धीरे बता रहा हूँ। आगे चल करके जब इन सभी मुद्दों से आपका सामना करना पड़ेगा तो आप लोग डर मत जाइएगा कि हाँ सर जी आपने पहले इसको नहीं बताया, इसलिए मैं इसको पहले 3-4 बार चिल्ला कर बता रहा हूँ कि इसको लिख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा। और नोट डाउन करने की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। कोई पूछे कि आर्थिक भूगोल क्या है तो आप उसको मौखिक तरीके से हो चाहे लिखित तरीके से उत्तर आप देने में सबल हो, सक्षम हो। ओके। और शुक्ला पॉइंट का पढ़ा हुआ हर एक छात्र छात्रा उसमें निपुण होता है, उसमें उत्तीर्ण होता है, बात आपको भी पता है, ठीक। तो आप सभी लोग बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और शुक्ला स्टडी पॉइंट को आगे आप बढ़ाएं। प्रत्येक व्यक्ति 10 व्यक्तियों को वीडियो लाइक करवाएगा और जो है वीडियो सब्सक्राइब करवाएगा चैनल को, ठीक। सभी लोगों से ही रिक्वेस्ट है, जो नए नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे पुराने विद्यार्थियों ने ये सब बातें कर चुके हैं, वो लोग आगे समझते हैं। अलेक्जेंडर महोदय, अलेक्जेंडर क्या कहते हैं भाई, अलेक्जेंडर सीधी सिंपल सी परिभाषा देते हैं। उनकी परिभाषा थोड़ा सा वैज्ञानिक पद्धति, मतलब कि हालांकि वैज्ञानिकता पर सारी की सारी चीज़ें आधारित है, इनकी कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, बट यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा नवीनतम परिभाषा है। आर्थिक भूगोल ये कहते हैं कि आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर मानव क्रियाओं, आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर, चूँकि इसमें भूगोल शब्द एक लगा हुआ है,
एक इसमें हमने शुरुआत में इसीलिए भूगोल की परिभाषा आपको समझाई थी, और भूगोल चूँकि इसलिए हमने बताया था चूँकि मुझे पता था कि यहाँ अलेक्जेंडर महोदय उसमें पृथ्वी तल के बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी तल क्या होता है, पृथ्वी का जो भूतल है, भूपटल है, उसी के बारे में। ठीक, तो पृथ्वी तल पर आर्थिक भूगोल, पृथ्वी तल पर जो चूँकि हमने बताया था कि ये आर्थिक भूगोल क्या है, मानव की क्रियाएं हैं, इसीलिए पृथ्वी तल पर चूँकि भूगोल और क्या जुड़ा, आर्थिक भूगोल, तो क्रियाएं मानव की हैं, चूँकि यह मानव भूगोल की एक शाखा है। पृथ्वी तल पर चूँकि भूगोल है पीछे, तो ये समझिए पृथ्वी तल पर मानव की क्रियाओं, अब मानव की ऐसी क्रियाएं जो कि अर्थ से संबंध रखती हैं, वही क्रियाएं आगे दी हुई हैं। अब ऐसी क्रियाएं जो कि आर्थिक तंत्र से यानी आर्थिक क्रियाएं हैं मानव जीवन की, वो है आपकी कौन सी, उत्पादन। उत्पादन क्या होता है, कोई प्रोडक्ट कितना बनाया जा रहा है और कैसे बनाया जा रहा है, किन मशीनों का सहारा लेकर के बनाया जा रहा है, कौन सा देश कितना बना रहा है, इसको वितरण कहते हैं। ठीक, कितने मात्रा में कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, तो इसको हम देख लेंगे वहाँ पर। ठीक, एक मिनट यार, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, वो एक्चुअली में हुआ क्या, आप लोगों से भी शेयर कर दे। एक कीड़ा जो है रूम में मेरे घुसा था, वो मतलब वहाँ पर भी शीशा नहीं लगा हुआ है रूम के बाहर, तो वो जाली से जो है घुस आया था। लाइट चूँकि यहाँ पर थोड़ा सा अधिक मात्रा में हमने 2-3 लाइट जला रखी है, तो इसलिए जो है वो कीड़ा जो है घुस आया था, तो वो बहुत ज़्यादा बदबू कर रहा था एक्चुअली में। तो उसीलिए जो है थोड़ा सा मुझे बहुत अटपटा लगा, बहुत बुरा, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा था, और शायद जो है आगे कुछ और भी हो सकता था, उल्टी भी हो सकती थी, तो इसलिए जो है थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। ठीक, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर जी आप हंसते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि चले कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से प्रारंभ करते हैं कक्षा को। 2 परिभाषा आपने समझ ली, तीसरी परिभाषा पर हम बात कर रहे थे पृथ्वी तल पर। तो पृथ्वी तल चूँकि हमने आपको बता दिया पृथ्वी तल के बारे में, मानव की क्रियाएं, चूँकि मानव की क्रियाएं जो आर्थिक तरीके से, उसमें उत्पादन नंबर 1 पर है। उत्पादन हमने बता दिया कि यानी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कैसे उत्पादन कोई वस्तु की जा रही है और किस तरीके से क्या क्या मात्रा में कितने उत्पादन हो रहे हैं। ठीक, आगे है विनिमय। चूँकि जब वस्तुओं को आप बना लेंगे, जब कोई वस्तु आपके पास बन गई तो उसका क्या करेंगे, विनिमय करेंगे। विनिमय मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई वस्तु है, आपके पास, आप जो है सोचिए कि आपके पास, मान लेते हैं आप अपने घर में देखिए कि मान लेते हैं आपके पास आटा है, मतलब कि गेहूं है, और आपके पड़ोसी के पास चावल है, उसने चावल बैठाया था और आपने गेहूं बैठाया था। अब हुआ कुछ ऐसा मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको चावल की आवश्यकता है और उसको गेहूं की आवश्यकता है। समझिए, मतलब जो भी आपके पास रहा हो, अब शायद आप मान लेते हैं आपके पास गेहूं था और उसके पास चावल था, तो आपको चावल की आवश्यकता है, उसको गेहूं की आवश्यकता है। तो आप क्या करेंगे कि चाहे आप रेट मिला लीजिए कि हाँ गेहूं चावल का कितना कितना रेट है, उसके हिसाब से कर लीजिए, और चाहे आप क्या कर लीजिए, चाहे आप क्या करें कि मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे आप क्या करें कि आप उसको 10 किलो गेहूं दे दें और आपको 10 किलो चावल दे दे। तो इस प्रकार से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान कर लें। या फिर आप किसी दुकानदार के यहाँ पर जाते हो, दुकानदार से क्या पैसे दे करके आप उस पैसे के बराबर, यानी उस पैसे के बराबर की मात्रा में आप जो है कोई सामान ले आते हो, तो यह भी एक प्रकार से विनिमय है। मतलब आप कोई चीज़ या फिर कोई वस्तु के बदले में कोई दूसरी वस्तु ले आते हैं, किसी मुद्रा के बदले में कोई वस्तु ले आते हैं, किसी मुद्रा के बदले में कोई दूसरा मुद्रा ले आते हैं, तो ये सब क्या है, यही सब क्या होता है, विनिमय होता है। मतलब एक वस्तु आपके पास है, दूसरी वस्तु मेरे पास है, तो एक आप मुझको ले लीजिए, एक दूसरी मुझको दे दीजिए। इस प्रकार से आदान प्रदान करना, वस्तुओं का आदान प्रदान करना। अब हो सकता है वस्तु जो होती पैसों के माध्यम से बहुत सारे देश करते हैं, बहुत सारे लोग अपने यहाँ का कुछ सामान दे देते हैं, वहाँ से कुछ सामान ले लेते हैं, तो ऐसा भी विनिमय होता है। तो जो चीज़ें आपने उत्पादित की उसका आप क्या करेंगे, विनिमय करेंगे, मतलब कि क्या करेंगे, बेच दो उसको, या फिर किसी चीज़ दूसरे वस्तु के बदले जिसको आपकी रिक्वायरमेंट हो। जो चीज़ें आपके यहाँ पर नहीं होती हैं उसको आप ले लीजिए, जो होती हैं बस वही होगा विनिमय। तो उत्पादन विनिमय आपके समझ में आ गया। तो ये सब क्या है, उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग, ये सब क्या है, उपभोग, संपत्ति, ये सब क्या है, तो ये सब मेरे प्यारे दोस्तों आर्थिक क्रियाएं ही हैं। आगे है आपका उत्पादन, विनिमय एवं संपत्ति के। संपत्ति क्या होती है, संपत्ति अर्थात जो भी आपकी संपत्ति है। अब संपत्ति मतलब रुपया पैसा भी हो सकता है, जो धन वगैरह आपके पास हो, चाहे जो भी हो, जैसे अनाज वगैरह भी आपका धन ही है, क्योंकि उसकी भी एक मार्केट वैल्यू है। कोई भी सामान आपके पास है उसकी अपनी एक मार्केट वैल्यू है, तो वह भी धन में गिना जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, रुपया पैसा ही धन नहीं होता है। संपत्ति नहीं, संपत्ति में सारी की सारी आपकी संपदाएँ आ जाती हैं। आगे है आपका तो मानव क्रियाएं जैसे कि उत्पादन, विनिमय एवं संपत्ति के उपभोग करने की क्षेत्रीय भिन्नता।
उपभोग करने की अर्थात आप उत्पादन, विनिमय और संपत्ति इन सभी का उपभोग कैसे करते हैं, इन सभी का उपयोग कैसे करते हैं। उपभोग या उपयोग कैसे करते हैं मतलब जो भी आपके पास उत्पादन आपने किया तो उसका उपयोग कैसे करना है। विनिमय के माध्यम से आपने कोई चीज़ें प्राप्त की, उसका आपको जो है उपयोग या वो फिर मतलब उसका उपभोग कैसे करना है, तो उसको यूज आपको कैसे करना है। और इस प्रकार का यूज जो होता है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उत्पादन, अलग अलग विनिमय, अलग अलग वितरण, अलग अलग उपभोग किया जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इसी क्षेत्रीय भिन्नता का जो होता है अध्ययन करता है कौन, आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर मानव की क्रियाओं, जिसमें उत्पादन है, नहीं उत्पादन क्या है, मानव क्रिया है, विनिमय क्या है, मानव की क्रिया है, संपत्ति क्या है, संपत्ति का उपभोग करना भी क्या है, संपत्ति का उपभोग करना भी क्या है, यानी कि ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं। तो इसके उपभोग करने की जो क्षेत्रीय भिन्नता होती है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है चीज़ों का प्रयोग करके किस प्रकार से कोई व्यक्ति किस प्रकार से जो है आर्थिक क्रियाओं की मदद लेकर के किस प्रकार से अपने जीविकोपार्जन कर रहा है, किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, यापन कर रहा है, इसी सभी का अध्ययन करता है कौन, आर्थिक भूगोल। इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर इतनी बातें क्लियर हुई तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। उसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और जो है इसी के साथ ही साथ हम क्या समझ लेंगे, इसी के साथ साथ हम जो है आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को भी देख लेंगे। ठीक है, आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को भी हम देख लेते हैं इसी के साथ साथ। और प्रकृति हमने बता ही दी कि मूल सब्जेक्ट की प्रकृति आपसे एग्जाम से पूछी जाती है। प्रकृति मतलब होता है नेचर। तो आर्थिक भूगोल का नेचर कैसा आपका, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग तो है इसमें, लेकिन एक प्रकार से पूर्ण वैज्ञानिक विषय नहीं है, लेकिन फिर भी यह वैज्ञानिक विषय है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण भी नहीं है, पूर्ण भी नहीं, मध्य विषय है। ठीक, ऐसा मानिए आप। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप सभी लोग। इसके अंदर विषय क्षेत्र पर चर्चा कर लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके विषय क्षेत्र के बारे में। हालांकि जब आपने परिभाषाएं समझी हैं तो विषय क्षेत्र इसी के अंतर्गत ही समाहित होता है। हालांकि फिर भी आपको हम विषय क्षेत्र के जो है परिप्रेक्ष्य में आपको कुछ बताने का प्रयास करता हूं। आइए चर्चा कर लेते हैं विषय क्षेत्र के बारे में। ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा उत्पादन होते हैं, प्राथमिक उत्पादन, द्वितीयक उत्पादन या फिर उत्पादक, और तृतीयक उत्पादक या फिर उत्पादन। ये तीन चीज़ें होती हैं जो कि एग्जाम से पूछा आता है। प्राथमिक उत्पादक में कौन सी वस्तु शामिल है, कौन सी वस्तु नहीं शामिल है, इसको थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम आप लोगों की कक्षा को एक प्रकार से बात की जाए तो उसको छोड़ते हैं आप सभी लोगों को, और जा करके फिर अपना जो है जो भी करना होगा करिएगा। यहाँ पर देखेंगे दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर। एक तो होता है आपका जो है सबसे पहले तीन तरीके के, तीन मुख्य रूप से बात की जाए जो यहाँ पर देखेंगे, सभी लोग लिख लीजिएगा। आर्थिक भूगोल का जो है विषय क्षेत्र, आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र, ठीक है। आर्थिक, ये हेडिंग है, आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र, विषय क्षेत्र अर्थात विषय क्षेत्र को क्या कहते हैं, स्कोप। अंग्रेजी वालों भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। इको और जियो मैं लिख देता हूँ, ये समझ जाइएगा, ठीक। तो ये होता है आपका क्या, आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र। अब विषय क्षेत्र के का मतलब सीधा सा होता है, स्कोप का मतलब कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमको जो है अध्ययन करना होता है। तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अध्ययन जो होता है आप इसके अंतर्गत जो है मानव की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, आप लिखेंगे कि जो मानव जीवन की समस्त क्रियाएं, मानव जीवन की समस्त आर्थिक क्रियाएं, समस्त या अधिकांश आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, इसके अंतर्गत किया जाता है। इसको लिख लीजिएगा पूरा। समस्त यहाँ पर कहना उचित ना होगा, अधिकांश या फिर जो है आधे से अधिक, लगभग जो होता है लगभग समस्त बोल सकते हैं, और अधिकांश बोल दीजिएगा, ये अधिकांश ज़्यादा उचित है, ठीक है। यह बात ध्यान रखेंगे। फिर भी इस शब्द का अगर आप प्रयोग करते तो कोई उसमें ज़्यादा जो है वो नहीं होगा, डिबेट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप मानिएगा इसी को, मैं ध्यान में फिर से बता रहा हूँ, मानिएगा इसी को। चलिए इसको मिटा देते, नहीं तो बहुत सारे लोग बाद में टिप्पणियाँ करने लगेंगे। समस्त नहीं हुए, चूँकि समस्त का अध्ययन अगर करेगा जो भी शास्त्र भौगोलिक दृष्टि से, यहाँ पर एक शब्द अगर जोड़ लीजिएगा, मानव जीवन की समस्त या फिर अधिकांश भौगोलिक आर्थिक क्रियाएं, भौगोलिक अर्थात ऐसी क्रियाएं जो कि भूगोल से भी जुड़ी हुई हो, तो ऐसी क्रियाएं। अब भौगोलिक जोड़ दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
यह बात ध्यान रखेंगे। तो उसका अध्ययन करता है कौन, जो है मानव आर्थिक भूगोल। अब इसमें जो क्रियाएं होती हैं, इनमें कौन सी क्रियाएं होंगी, एक तो हो गई आपकी वितरण, वितरण हो गया, उत्पादन हो गया, क्या हो गया, उत्पादन आप कर सकते हैं, ठीक, उपभोग कर सकते हैं, ठीक, उपभोग कर सकते हैं आपकी जो है और तमाम सारी चीज़ें होती हैं। उपभोग हो गया आपका, उसके बाद में क्या हो गया, वितरण हो गया, उत्पादन हो गया, उपभोग हो गया, और एक प्रकार से जो उत्पादन है और एक उत्पादक होता है, उत्पादक, उत्पादक यानी जो बना रहा है उसको, एक तो बनाई जा रही, उत्पादन किया जा रहा है, और कौन कर रहा है, तो उसके बारे में भी, चूँकि ये क्रिया नहीं, उत्पादक एक क्रिया नहीं, इसलिए इसको नहीं रखेंगे, लेकिन उत्पादकों का भी एक प्रकार से देखा जाता है। और जो वस्तुएं प्राप्त होती है, यानी कि उत्पादन में जो प्राप्त वस्तुएं हैं, उन सभी चीज़ों का भी अध्ययन करता है। तो एक प्रकार से जो क्रियाएँ होती हैं मुख्य रूप से उन्हीं का अध्ययन करता है, ठीक। तो यह बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये कुल मिलाकर के मानव क्रिया है, जिसके अंतर्गत आप उपयोग और कृषि हो गया आपका, इसके अंतर्गत कृषि भूगोल भी पढ़ते हैं आप, कृषि भूगोल हो गया, संसाधन भूगोल हो गया, संसाधन भूगोल, ये सब इसी संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल, और बात की जाए अगर आपके सामने संसाधन भूगोल के बाद में और भी, यानी कि जो आर्थिक भूगोल है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे संसाधन भूगोल के साथ ही साथ जो प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यानी कि जो उत्पादन भूगोल या उपभोग भूगोल होगा, तमाम प्रकार के जो भूगोल होते हैं। हालांकि कृषि और संसाधन भूगोल मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है, इसको आप सभी लोग देख लीजिएगा, ओके। यह तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ आप जो है परिवहन, औद्योगिक, इन सभी को हमने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। परिवहन भूगोल आप लिख लीजिए, परिवहन भूगोल, परिवहन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, सब मतलब बातें एक ही है, उत्पादन, वितरण, ये सब औद्योगिक ही चीज़ें होती हैं। परिवहन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, और एक प्रकार से बात की जाए वाणिज्यिक भूगोल, ठीक है, वाणिज्यिक भूगोल आप बोल सकते हैं, वाणिज्यिक भूगोल। तो इन सभी का भी अध्ययन करता है, यानी कि जो एक प्रकार से ये जो है औद्योगिक मतलब क्या होता है, उद्योगों का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल जो है एक प्रकार से जो जियोग्राफी होती है। वाणिज्यिक मतलब क्या होता है, एक प्रकार से वाणिज्य मतलब क्या होता है, एक प्रकार से उसको मुझे अंग्रेजी में शायद नहीं आता, अरे क्या पढ़ा जाता था उसमें, कराधान, और अंग्रेजी में और बोला जाता है उसको कुछ, इसको देख लीजिए। वाणिज्यिक यानी कि वाणिज्य वो कॉमर्स, तो जो है एक प्रकार से जो कॉमर्शियल जो ज्योग्राफी होती है उसके बारे में। परिवहन आप समझते होंगे, परिवहन यानी कि जो रोड वगैरह होती है, आने जाने के जो साधन होते हैं उनके बारे में बता रहा है। संसाधन आप समझते होंगे, क्या संसाधन जो होते हैं सोर्सेस, एक प्रकार से संसाधन जो होते हैं आपको पता होगा संसाधन, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन होता है एक, ठीक है, और एक होता है कृत्रिम संसाधन, इसको आपको पता होगा। कृषि आप समझते हैं, एग्रीकल्चर, उपभोग समझते हैं, उत्पादन समझते हैं, हमने बता दिया, वितरण समझते होंगे, ठीक। आप समझिए अब क्या होता है, तो कुछ जो है प्रकार से प्राथमिक उत्पादन होते हैं, द्वितीयक उत्पादक होते हैं, उनको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए अब ये चूँकि इसका अध्ययन हम करते हुए इस क्षेत्र के अंदर, थोड़ा सा हम इसके जो है विभिन्न जो है प्राथमिक उत्पादन और द्वितीयक उत्पादन के बारे में बता देते हैं। कुछ प्राथमिक उत्पादन, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक ये सब होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एग्जाम से प्रश्न पूछा जाता रहता, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। पहला मुद्दा क्या है यहाँ पर देखेंगे, प्राथमिक उत्पादक। मुख्य रूप से हम जो है तीन तरीके से जो है उत्पादन के बारे में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें, यानी एक होता है आपका प्राथमिक उत्पादन, ये भी इस क्षेत्र के अंतर्गत ही होता है इसके। तो प्राथमिक उत्पादन में आप क्या लिखेंगे भाई, प्राथमिक उत्पादन में जैसे कि बात की जाए मिट्टी का, अर्थात जो मिट्टी है, मिट्टी क्या है, मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है। आप सीधे सीधे लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे आप, लिखिएगा इसमें प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना इस मतलब दोहन करना जो है इसके अंतर्गत आप जो बस इतना लिख दिए, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना। आप जैसे लिख लीजिए, जैसे में क्या हो गया, जैसे में आप देखिए कि मिट्टी जो होती प्राकृतिक संसाधन है एक, मिट्टी का उपयोग आप किसके रूप में करते हैं, मिट्टी का उपयोग जो होता है अनाज उत्पादन करने में, किसमें, अनाज उत्पादन करने में, आप सोच ले, मान लेते हैं अनाज में आपने क्या उगा लिया, कपास उगा लिया, आपने अनाज में कपास उगाया। एक मिनट में समझिए, अभी तीनों उत्पादनों के बारे में समझा दूंगा। आपने उत्पादन में कपास उगाया, अब कपास जो होता है आपने उगा लिया, अब यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए द्वितीयक उत्पादन, ठीक है। अभी रुकिएगा 1 मिनट, द्वितीयक उत्पादन।
अब द्वितीयक उत्पादन जो होता है, जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हम करके, जैसे हमने मिट्टी का उपयोग करके अनाज उत्पादन कर लिया, या फिर मान लेते हैं जो हमने वन संपदा थी या वन संसाधन था, तो उस वन संसाधन से हमने लकड़ी काट ली, या भी क्या किस में आएगा, लकड़ी काटना किस में आएगा, प्राथमिक उत्पादन में आएगा। आपसे क्या से पूछेगा लकड़ी काटना क्या है, तो प्राथमिक उत्पादन है, ठीक। और लकड़ी काटने वाला कौन है, तो प्राथमिक उत्पादक है, ठीक। प्राथमिक उत्पादक एक प्रकार से प्रकृति भी होती है, तो यह बात ध्यान रखेंगे। तो द्वितीयक उत्पादन जो होगा वह क्या होगा, यानी अर्थात मिट्टी के उपयोग का मतलब मिट्टी का उपयोग करके हमने अनाज उत्पादन कर लिया। तो अनाज में हमने क्या मान लेते, कपास हमने उत्पादन किया, कपास के रेशे हमने तैयार कर लिए, तो कपास बना हमारे पास, कपास बन गया, रेशे नहीं बनाए हमने, कपास का उत्पादन किया। अब इसी कपास का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, कपड़ा बना लेंगे। अर्थात यहाँ पर देखेंगे कपास को एक प्रकार से उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके उसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके कपास से कपड़ा बनाना। कपास से हमने क्या बना लिया, कपड़ा बना लिया। अब जब कपास से हमने कपड़ा बना लिया तो क्या होगा, कपड़ा बनाना, ये क्या होगा, यही होगा आपका द्वितीयक उत्पादन। जब हम प्राथमिक उत्पादन के द्वारा जो चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं, तो वो चीज़ें जब हम उसको अपने मानवीय हस्तक्षेपों का प्रयोग करते हैं, मानवीय क्रियाओं के माध्यम से हम उसमें संशोधन करते हैं, उसका रूप स्वरूप चेंज करते हैं, उसका रूप में उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर देते हैं, और मानवीय क्रियाओं के हस्तक्षेप से, मानवीय चीज़ों के हस्तक्षेप से, तो क्या हो जाता है, वही क्या हो जाता है आपका द्वितीयक उत्पादन। अब मान लेते हैं आपने कपड़ा बनाया, कपास के उत्पादन में कपास से कपड़ा बनाया। अब तृतीयक उत्पादन जो होता है एक प्रकार से उसमें क्रियाएँ शामिल होती हैं, उसमें क्या होती हैं, क्रियाएँ, संस्थाएँ शामिल होती हैं, संस्थाएँ शामिल होती हैं। तृतीयक उत्पादन जो होता है, इसको समझिए थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। तृतीयक उत्पादन या फिर उत्पादक जो होता है, तृतीयक उत्पादन वही उत्पादन होते हैं जो कि प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादन के सहायक होते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादन का दोहन हमको कैसे करना है, उसके लेकर के ये संस्थाएं और जो व्यक्ति होते हैं उनकी क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। अर्थात व्यक्ति ने किन किन कार्यों के माध्यम से, जैसे कि बात की जाए, या कपड़ा बना तो कैसे बना, या कपड़ा जो बना है इसके बनने में क्या किन किन मशीनों का प्रयोग और क्या क्या चीज़ों का प्रयोग हुआ है, कैसे बना, किन किन तरीके से इनको मतलब चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ी हैं, किन संस्था में बना, किस मशीन से बना, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये तृतीयक उत्पादन, मतलब इसमें जो होती है, इसमें क्रियाएँ, इसमें प्राथमिक और द्वितीयक, इस लिखेंगे इसमें प्राथमिक उत्पादन और द्वितीयक उत्पादन, ठीक है, और द्वितीयक उत्पादन में जो कार्य किए जाते हैं या फिर जो क्रियाएं होती हैं, उत्पादन में सहायक होने वाली मानवीय संस्थाएं, होने वाली मानवीय संस्थाएं शामिल होती हैं। तो इसमें क्या होती है, मानवीय संस्थाएं शामिल होती हैं, ठीक। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपकी, तो इस सभी को पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो तृतीयक उत्पादन जो होते हैं उसमें क्या होती है, संस्थाएं, और संस्थाएं का मतलब क्या होता है, संस्थाओं का सीधा सा मतलब होता है, मेरे प्यारे दोस्तों। और क्या मतलब होता है, वह संस्थाओं का सीधा सा मतलब होता है कि क्रियाएं, संस्थाएं जो होती हैं वह दिखाई नहीं देती हैं, वह क्या होती है, अमूर्त होती है। तो संस्था क्या होती है, आपने सोशियोलॉजी BA फर्स्ट ईयर में इन बातों को फोकस किया होगा और पढ़ा होगा कि संस्थाएं जो होती हैं वह अमूर्त होती हैं, यानी कि जो सोसाइटीज़ होती हैं, संस्थाएं बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री जो होती है या फिर इंडस्ट्री को ही सोसाइटी क्या बोलते हैं उसको, संस्था समझिए। तो संस्था जो होती है वह दिखाई नहीं पड़ती, हालांकि आप विद्यालय को देख सकते हैं, लेकिन वो संस्था जो होती है, संस्था माने जो होता है किए गए जो कार्य होते हैं, तो किए गए कार्य कभी आपको दिखाई पड़ते हैं कि वो कार्य जो होता है ऐसे किया जाता है, या फिर वो कार्य आपको दिखाई पड़ रहा है जो आपने क्रिया करी, कोई आप क्रिया कर लो, मान लेते हैं मैंने मारकर उठाया और ये मारकर हमने घुमा दिया, तो इसमें जो मेरी क्रिया हुई है, तो देखा कि हाथ हिला, तो हाथ हिला एक प्रकार से जो क्रिया हुई, मोशन जो हुआ, उस मोशन को एक प्रकार से अनुभव फीलिंग किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता एक प्रकार से, वो अलग की बात है कि हाथ हिलना आपको दिखाई पड़ा, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक। यहाँ पर जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो दूसरा है, उसको थोड़ा सा पकड़िएगा नहीं, आप लोग सोचे कि सर जी का हाथ हिल रहा तो वो तो दिखाई पड़ रहा है, तो इसको वो बातें मैं नहीं बता रहा हूँ। उत्पादन में मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि एक प्रकार से मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा
मैन्युफैक्चरिंग करने में मदद की गई हो वही तृतीयक उत्पादन में आती हैं। कुछ विद्वान इसको तृतीयक मतलब चतुर्थक और पंचम उत्पादन में भी रख देते हैं, लेकिन वो उतने मोस्ट नहीं। 3 उत्पादक आप ध्यान रखेंगे। पहला उत्पादन मतलब कि मिट्टी में से अनाज उत्पादन करना। लकड़ी काट, माना लकड़ी का उदाहरण ले लो कि जंगल से आपने लकड़ी काट के लाया, जंगल से आपने लकड़ी काटा, अब जंगल से आपने लकड़ी काट करके लाए, अब घर पर आपने उसको जो है कुर्सी मेज बना ली, कुर्सी मेज बना करके आपने रखा। अब उस पर क्या हो रहा है, अब मानवीय संस्थाओं का लकड़हारा का प्रयोग जो हुआ है उसने क्या किया है, और जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उत्पादक जो द्वितीयक उत्पादक होते हैं, वो उनके द्वारा की गई क्रियाएं जो होती हैं वही होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपकी, इतनी चीज़ें क्लियर हुई, आपने तमाम सारी विद्वानों के अनुसार परिभाषाओं को समझा और बहुत सारी चीज़ों को आपने यहाँ पर जाना। तो आर्थिक भूगोल के अर्थ को आपने समझा, भूगोल के अर्थ को इसी जो है साथ ही साथ में समझ लिया, और साथ ही साथ आर्थिक भूगोल की विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को समझा, और उसके बाद में आर्थिक भूगोल की विषय क्षेत्र को समझा कि आर्थिक भूगोल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो विभिन्न स्थानों, विभिन्न जो है स्थानों पर या विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से उनके जीविकोपार्जन के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। और उन विधियों में जो मानवीय आर्थिक क्रियाएँ होती हैं, जो कि आपको हमने बताया उत्पादन हो गई, वितरण हो गई, तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, उत्पादन वितरण हो गया, वाणिज्यिक चीज़ें हो गई, या फिर एक प्रकार से बात की जाए कृषि संबंधित चीज़ें, कई प्रकार की चीज़ें होती है, उनका प्रयोग करते हैं हम अलग अलग तरीके से। उन्हीं एक प्रकार से समानता कहीं पर होती है, कहीं पर विषमता होती है। उसी समानता और विषमता का ही अध्ययन आयात निर्यात कहाँ पर होता है, कहाँ पर किन क्षेत्रों में आयात की जो है स्थिति मजबूत है, कहाँ पर निर्यात की स्थिति मजबूत है, इन सभी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक भूगोल कहता है। मतलब क्षेत्रीय विषमता का अध्ययन करता है और आर्थिक क्षेत्रीय विषमता का अध्ययन करता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक क्षेत्रीय विषमता का अध्ययन करता है आर्थिक भूगोल, यह बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी किसी परीक्षा को लेकर के। तो आर्थिक भूगोल से जो किसी भी एग्जाम्स में जो भी परीक्षा पूछी जाएगी उसमें अगर आर्थिक भूगोल की परिभाषाओं को लेकर के प्रश्न आते हैं तो यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इतनी बातें निश्चित तौर पर आपके समझ में आएंगी। कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होगी जो आपको जटिल मुद्दा लगता था, आर्थिक भूगोल कठिन लगता था, वही आपके सामने सहजता से मैंने प्रदर्शित कर दिया। और इसी प्रकार से अगर अन्य लेक्चर आपको देखना है तो शुक्ला स्टडी पॉइंट को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, जो है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इसी प्रकार से जो है मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, अलग अलग प्रकार की विषय वस्तु को शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर पढ़ाया जाता है। तो आप सभी लोग शुक्ला स्टडी पॉइंट पर जो है जुड़ें और शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ हमेशा से बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात, हाँ, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में बात बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो किसी दिन मोड़ घुमा तो ब्लॉक कर देंगे। आप बात ध्यान रखेंगे आप सभी से। तो चलते चलते आप लोगों से विदा मांग रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।